गरीब दर्जी माँ की 5 बेटी का पत्तों का गाउन। सुमन जल्दी जल्दी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। सुमन घर पर हो क्या? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे पल्लवी जी, आप यहाँ पर? गाउन सिल गया क्या सुमन? जी हाँ पल्लवी जी, ये लीजिए, जैसा आपने बताया था मैंने वैसा ही सिला है। अरे वाह सुमन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, कितना बढ़िया गाउन सिला है तुमने, वो भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। तुम इतने अच्छे कपड़े सिलती हो, तुम्हारे सिले हुए कपड़े अच्छे खासे ट्रेलर को टक्कर दे सकते हैं। तुम बाजार में अपनी एक ट्रेलर की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? इससे तुम ज्यादा पैसे भी कमाओगी और तुम्हारी सिलाई की पहचान भी बढ़ेगी, जिससे तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी भी दे सकोगी। पल्लवी जी, कौन सी माँ अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर एक टेलर की दुकान खोलने के लिए हुनर के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। मैं गरीब दर्जी दिन रात कपड़े सिलकर भी बस इतना ही कमा पाती हूँ जिसमें 2 वक्त की रोटी अपनी बच्चियों को खिला सकूं। ऐसा कहते हुए सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन के हाथों में कपड़े सिलने का गजब का हुनर था और उसका अच्छा काम ही उस गरीब दर्जी के पास ग्राहकों को खींच कर ले आता था, मगर दिन रात की मेहनत के बाद भी उसे कुछ ज्यादा नहीं मिलता। कुछ सालों पहले सुमन की शादी रमेश से हुई थी, जिसे सुमन 5 बेटियों की माँ बन गई। रमेश ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। वो एक नंबर का दारूबाज था। ऐसे में अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए वो गरीब माँ हालात से मजबूर हो गई थी और घर में कपड़े सिलने लगी। दर्जी के उस काम से सुमन जो 2 पैसे कमाती, वो बेटियों की भूख मिटाने में खर्च हो जाते, जिस कारण सुमन अपनी बेटियों के लिए साल भर में भी 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं दिला पाती। मगर उस दिन जब उसकी बेटियों ने वो गाउन देखा तो वह उम्मीद से बोली, माँ, पल्लवी आंटी ने वो झमरे वाली फ्रॉक किसके लिए बनवाया था? 7 साल की सोनी के मुंह से गाउन का अजीबोगरीब नाम सुनकर सुमन अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सोनी, उस झबरे वाली फ्रॉक नहीं बल्कि उसे गाउन कहते हैं, और पल्लवी आंटी ने वो गाउन अपनी बेटी के लिए सिलाया था। माँ, मुझे भी वैसा ही गाउन पहनना है, मुझे भी वही पहनना है। हाँ माँ, हमें भी वैसा ही गाउन चाहिए। आप ही बताओ माँ, आखिर कब तक आपकी बेटियाँ ये फटे चिट्टे कपड़े पहनकर घूमते रहेंगे? जब हम अपने जैसे बाकी लड़कियों को नए कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखती है ना माँ, तो हमारा भी बहुत मन करता है कि हम भी नए कपड़े पहने। बोलो ना माँ, तुम हमारे लिए वैसा गाउन सिलोगी ना माँ? बोलो ना माँ। अपनी 5 साल की मासूम बच्ची की जिद पर उस गरीब दर्जी की माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी बेटी पिंकी को गले से लगाकर कहती है, हाँ पिंकी, तुम्हारी ये दर्जी माँ तुम सबके लिए गाउन जरूर सिलेगी, जरूर सिलेगी। कई दिनों तक दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर सुमन अपनी बेटियों की एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जैसे तैसे पेट काट कर थोड़े पैसे जमा करके गाउन सिलने के लिए थान का कपड़ा खरीदने बाजार जाती है। ये कपड़ा गाउन सिलने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भैया, ये थान का कपड़ा कितने का है? अरे ये एक पूरा टुकड़ा 500 का है। ये थान का कपड़ा तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अरे मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है भैया, ठीक ठीक लगा लो। मैं क्या यहाँ पर भजिया बेच रहा हूँ जो भाव घटा दूं? हाँ, सिल्क का कपड़ा है तो महंगा होगा ही। चलो उठ और जा यहाँ से, ये कपड़ा खरीदना तेरी औकात में नहीं है। ऐसा बोलकर वह घमंडी दुकानदार सरे बाजार सुमन को धक्के मारकर वहां से भगाने लगता है। अरे भाई साहब, आप इस तरह से मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? मैं तो जा ही रही हूँ। अपने आंसू पोंछकर सुमन आगे बढ़ जाती है, जहाँ वो एक सुंदर सा गाउन टंगा हुआ देखती है। ये गाउन तो बहुत ही सुंदर है। सुनो भैया, जरा ये गाउन तो दिखाना। दुकानदार गाउन सुमन को दिखाते हुए कहता है, ये सिंड्रेला गाउन है, पूरे 2000 का है। 2000 की कीमत सुनकर सुमन के शब्दों में हिचकिचाहट भर जाती है और वो अपनी मुट्ठी में दबाए हुए 200 रुपए को देखने लगती है। मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। अरे तो तुझे 2000 की चीज 200 रुपए में चाहिए? एक काम कर, जा फुटपाथ पर जा। तो जैसे गए गुजरे के लिए बाजार के बाहर फुटपाथ पर दुकान लगती है। सुमन उदास मन से एक जंगल में आकर बैठ जाती है। मेरी बच्चियों ने जिंदगी में मुझसे पहली बार कुछ मांगा है। मेरी बेटियां उम्मीद लगाए हुए मेरा इंतजार कर रही होंगी और जब वह अपनी गरीब दर्जी माँ को खाली हाथ घर लौटता हुआ देखेंगी तो उनकी उम्मीद टूट कर बिखर जाएगी। तभी अचानक सुमन की नजर अपने चारों तरफ लगे घने पेड़ों पर जाती है, जो कि बड़े और चमकीले पत्तों से भरे हुए होते हैं, और सुमन को अपनी बेटियों की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया मिल जाता है।
ये पत्ते कितने चौरस और मजबूत भी हैं। मैं इन पत्तों से अपनी बेटियों के लिए गाउन और भी बहुत से कपड़े बना सकती हूँ। अब बिना देर किए वह चौड़े मजबूत पत्तों को तोड़कर घर ले आती है और गाउन सिलना शुरू कर देती है। गाउन सिलते वक्त उस गरीब दर्जी माँ के मन में बाजार में दुकानदारों की कई बातें दौड़ रही थी जो उसके दिल पर जा लगी थी। शायद उन्हीं कड़वी बातों का निश्चय था कि सुमन पत्तों से अपनी बेटी पिंकी के लिए बहुत ही सुंदर सा गाउन सिलती है, जिसे पहनकर पिंकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे वाह मेरी प्यारी दर्जी माँ, ये पत्तों से बना गाउन तो बहुत ही प्यारा है। ये तो उस गाउन से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। माँ मेरे लिए तुम पत्तों वाली फ्रॉक सिल दो, मुझे वही पहनना है। माँ मेरे लिए आप इन पत्तों से एक सुंदर सा सूट सिल दो। माँ अगर गीतू दीदी सूट पहनेगी तो आप इन पत्तों से मेरे लिए भी गीतू दीदी की तरह सुंदर सा सूट सिल देना। मगर तुम सबने तो कहा था कि तुम्हें गाउन पहनना है, फिर अब क्या हुआ? हाँ माँ कहा था, मगर हम पांचों बहनें अगर पत्तों का गाउन पहन लेंगे तो एक जैसी लगेंगी, और अगर हम इन पत्तों से अलग अलग कपड़े सिलवाएंगे तो हम एक दूसरे के कपड़े मिल बांट कर एक दूसरे से बदल कर भी पहन सकते हैं, जिससे तुम्हें हमारे लिए कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। सोनी की सयानों भरी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी समझदार बेटी अपनी माँ की तकलीफों को कितना समझती है। सुमन अपनी पूरी मेहनत अपनी बेटियों के लिए उन पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े सिलने में डाल देती है और वह अपनी पांचों बेटियों के लिए बिना पैसे खर्च किए सभी के लिए पत्तों से खूबसूरत कपड़े सिल देती है। देखो माँ हमारी मुनिया भी ये पत्तों का फ्रॉक पहनकर कितनी खुश है, कैसे हाथ पैर से खेल रही है। अब सुमन की बेटियां जैसे ही पत्तों का सिला हुआ गाउन सूट पहनकर अपने घर से बाहर निकलती हैं तो गली कूचे के लोगों की नजर उन पांचों पर टिक जाती है, जिससे कि सभी के घर के बच्चे उनके जैसे पत्तों के कपड़े पहनने की जिद करने लगते हैं, जिससे कि अब उस गरीब माँ की कमाई का जरिया बढ़ता है और धीरे धीरे अब सुमन के सिले गए पत्तों के कॉस्ट्यूम उसके घर से गली और गली से बाजार भर में छा जाते हैं। और एक दिन एक बड़ी महंगी सी गाड़ी उस गरीब दर्जी के घर के दरवाजे आकर रुकती है और एक अमीर लड़की अंदर आती है जिसके कपड़े बहुत ही मॉडर्न थे। नमस्ते सुमन जी, आप मुझे नहीं जानती मगर आपकी ड्रेस डिजाइन से हर जगह आपका ही नाम है। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, मगर आपने पत्तों के कपड़े डिजाइन करके एक अलग क्रिएटिविटी दिखाई है। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए काम करें। मैं आपको पत्तों वाला ड्रेस मटेरियल दूंगी, आपको मेरे लिए ड्रेस बनानी होगी। ये रहे आपके एडवांस के 2 लाख रुपए। सुमन ने अपनी अब तक की जिंदगी में अपने हाथों में पहली बार 2 लाख रुपए देखे थे, क्योंकि गरीबी में दिन रात आंखें गड़ाकर भी सिलाई में उसके हुनर के हिसाब से किसी ने उसे पैसे नहीं दिए थे। मगर किसने सोचा था कि उस गरीब दर्जी माँ की अपनी बेटियों की ख्वाहिश को पूरा करने की एक कोशिश उसकी जिंदगी में कमाई के बंद रास्ते भी खोल देगी। उस दिन से सुमन एक डिजाइनर के तौर पर पत्तों की तरह कपड़े सिलती है। आज हर तरह मॉल से लेकर दुकानों बाजारों में सुमन के सिले गए कपड़ों की मांग सबसे ज्यादा है। तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ, आ परदेसी मोरे बलमा ओ बलमा ओ बलमा। OMG गाइस, नाच नाच के बहुत थक गई हूँ, अब कुछ खाने भी चल लो। हाँ यार, अब तो मुझे भी भूख लग रही है, चलो ना, कितना डांस करोगे। ओके चलो चलो, वेटर लेमन सोडा 1, फ्रूट बियर और चिकन मटन के कबाब ले आना। वेट, ये तुम क्या मंगा रहे हो? कुछ वेजिटेरियन खाना भी तो मंगा लो। यू नो ना, आई एम वेजिटेरियन, नॉन वेज मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे देखा भी नहीं जाता है। अबे वो पागल लड़की, अब तो बड़ी हो जा, खाती नहीं है तो कम से कम देख तो लिया कर, इसमें कैसी झिझक। आज मैं तुझे मस्त वाला मटन चिकन ट्राई करवा के ही रहूंगा। वेटर आप लेकर आओ। है तो पागल है क्या? अरे कोई बात नहीं, एक बार ना ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, जिंदगी में आए हो तो सब कुछ करना चाहिए। फिर वेटर चिकन मटन लेकर आता है और आरुषि के दोस्त उसे जबरदस्ती अल्कोहल के साथ मटन चिकन के कबाब तरी खिला देते हैं, जिसे खाकर आरुषि अजीब सी शक्ल बनाती है। ईयू, छी यार, कितना कड़वा है ये। तुम कैसे वाइन, और ये मुझे अजीब सा रबड़ की तरह लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अबे आज तो हमारे साथ यही खाएगी, चल मुंह खोल, आकर खा खा इसे आंखें बंद करके, कुछ नहीं पता चलेगा।
तुम तीनों पागल हो गए हो। मुंह खोल, आंखें बंद कर, पता नहीं क्या क्या। अबे जिंदगी के मजे ऐसे ही लिए जाते हैं। ये कहकर वो उसे चिकन मटन खिला देते हैं, जो कि आरुषि को पसंद नहीं आता है। कुछ दिन बाद मोनी का बर्थडे आता है। सारे दोस्त फिर से मिलते हैं और आरुषि को जबरदस्ती चिकन मटन खिला देते हैं, जिससे उसे थोड़ा बहुत पसंद आ जाता है। घर जाकर ब्रेड पर अपना पर्स फेंककर आरुषि ब्रश करने चली जाती है और कहती है, कैसे अजीब दोस्त है मेरे, अपनी खुशी के लिए किसी का धन भी भ्रष्ट करने को तैयार है। अरे आरुषि बेटा, खाना खा ले। नहीं माँ, मैं बाहर से डिनर करके आई हूँ, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। ये तेरे कपड़े पर दाग कैसा लग रहा है सब्जी का, ला मैं साफ कर देती हूँ। नहीं माँ नहीं, मैं खुद कर लूंगी, आप इसे टच मत करो। कहीं माँ इसे टच कर लेती तो उनका तो धन भ्रष्ट हो जाता, और स्मेल करने से पता चल जाता तो और गुस्सा करती। ओफो, चिल्ला तो ऐसे रही है तू जैसे कोई सांप बिच्छू हटाना हो मुझे तेरे कपड़े से। कर ले खुद, मुझे क्या है। ऐसे कर रही है जैसे कभी तेरे कपड़े नहीं धोए मैंने। माँ, अब बड़ी हो गई हूँ ना मैं खुद से कर लूंगी सब कुछ। हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी हो गई है कि अब मैं तेरी शादी कर रही हूँ। कार्तिक नाम का एक सुंदर सा लड़का देख लिया है मैंने तेरे लिए। अच्छा ठीक है। फिर आरुषि सो जाती है। अगले दिन सुप्रिया उसे मार्केट भेजती है तो रास्ते में उसे भूख लग जाती है और सामने चिकन मटन का सस्ता मिल पैक मिलता है। मेरे पेट में तो बहुत जोर से गुड़गुड़ हो रही है, बहुत भूख लग रही है। और ये क्या, चिकन मटन 150 रुपए, सस्ता मिल रहा है, खा लेती हूँ, क्या पता अच्छा हो। आरुषि उसी रेस्टोरेंट में जाकर चिकन मटन मील ऑर्डर करती है और उसे खाने लगती है। वाओ, ये डिलीशियस है। उस दिन से ज्यादा तो मुझे आज अच्छा लग रहा है, खाऊंगी। फिलहाल एक और मील ले लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये कॉम्बो आप दोबारा ले आइए। फिर आरुषि उस मील को दोबारा खा लेती है और अब वो चिकन मटन की फैन हो जाती है। दिन गुजरते हैं। आरुषि रोज रोज घर से बाहर आकर उस रेस्टोरेंट पर चिकन मटन खाने लगती है। वहीं सुप्रिया अगले महीने आरुषि की शादी कार्तिक से कर देती है, जहां सास सरोज उसकी आरती करती है। हाय मेरी बहू तो बड़ी सोनी है, आजा आजा अंदर आजा। शादी में तूने ठीक से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाना है तो बता दे, मैं ले आऊंगी। भूख तो लग रही है, लेकिन सिर्फ मटन चिकन कोरमा के लिए, और मेरा ससुराल तो वेजिटेरियन है, पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ माँ जी, थोड़ा सा खाना ले आइए, जो भी हो चटपटा सा। ठीक है बहू, तुम दोनों कमरे में जाओ। दोनों कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर में सरोज उन्हें खाना देकर चली जाती है। आरुषि, तुम्हें भूख लग रही थी ना, खाना खा लो, ऐसे खाने को क्यों घूर रही हो? क्योंकि कार्तिक, ये मेरा खाने का मन नहीं है, मेरा मतलब मैं ये खा रही हूँ, बहुत भूख लगी है, आप भी खा लो। अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए आरुषि छोले पूरी शाही पनीर चाप खा लेती है, पर उसका मन तो चिकन मटन मांग रहा था। 4 दिन बीत जाते हैं। रसोई में खाना बनाते बनाते आरुषि कहती है, हे भगवान, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितने दिन से मैंने चिकन मटन को नहीं खाया है, अब मुझे उसका इतना चस्का चढ़ गया कि ना खाओ तो ऐसा लगता है कि मौत ना आ जाए कहीं। कल रात को भी सो नहीं पाई, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ और छुपकर खा लूंगी। आरुषि ऑनलाइन चिकन मटन ऑर्डर कर देती है। 1 घंटे में उसका ऑर्डर आ जाता है। तभी आरुषि छुपकर उस पैकेट को अपने कमरे में ले जाती है। जैसे ही खाने जाती है, सास की आवाज आ जाती है, अरे बहू, 1 बज गया है, आजा खाना खा ले। ओहो, मुझे वो घास फूस नहीं खाना, मैं तो अपना ही खाना खाऊंगी। आई माँ जी, अभी इस पैकेट को यहाँ छुपा देती हूँ। आरुषि अपने खाने को छुपा कर चली जाती है और परिवार के साथ धीरे धीरे खाना खाती है। क्या बात है बहू, तुम इतना धीरे धीरे काहे खा रही हो? अरे तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं पापा जी, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए धीरे धीरे खा रही हूँ। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे बता देना, डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नहीं माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है। फिर आरुषि धीरे धीरे ना के बराबर खाना खाती है और सबके काम में बिजी होने के बाद वो अपने मटन चिकन को कमरे में जाकर खाने लगती है। आहा, मजा आ गया। कितने दिनों बाद मुझे ये चीज खाने का मौका मिल रहा है। जिस चीज को मैं मना करती थी, आज उसी चीज के बिना मैं रह नहीं पाती। अब तो और छुप छुप कर खाया करूंगी। डिलीशियस। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। आरुषि बहाना बनाकर कभी मार्केट जाते वक्त बाहर से चिकन मटन खाकर आती है, तो कभी घर में ही छुप छुपा कर ऑर्डर करके छत पर खाया करती है, जिस वजह से वो थोड़ी थोड़ी फूल भी गई थी।
तो एक दिन कार्तिक कहता है, क्या बात है, माँ कहती है कि तुम दोपहर में खाना नहीं खाती हो और रात को तुम मेरे सामने नहीं खाती हो, तो तुम मोटी कैसे हो रही हो? बाहर बाहर खाती हो क्या? अरे नहीं, मैं भला बाहर का क्यों खाऊंगी? वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, मैं वो खाती हूँ। हेल्दी होते हैं और मोटे भी हो जाते हैं, उससे तो भूख नहीं लगती। आज तो नई डिश ट्राई करनी है मुझे, मटन रोगन जोश। इनके सोने के बाद खाऊंगी। अच्छा। रात होते ही आरुषि कार्तिक के सोने के बाद तेल से भरी हुई उस चिकन मटन की डिश को खा लेती है, जिसे खाने के बाद उसे पेट में दर्द होने लगता है। वो सो भी नहीं पाती और बार बार वॉशरूम जाती है। पेट में अचानक से इतना दर्द क्यों हो गया? और लूज मोशन भी अभी लगने थे क्या? हे भगवान, फिर से गुड़गुड़ हो रही है। ये कहकर आरुषि फिर से वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद वो 5-6 बार वॉशरूम चली जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कार्तिक को जगाती है और इतने में वो बेहोश हो जाती है। आरुषि, तुम्हें अचानक क्या हो गया? लगता है मुझे तुम्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। फिर कार्तिक आरुषि को अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर कार्तिक के घर वालों को उसकी तबीयत खराब होने का रीजन बता देता है और उसे ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। होश में आने पर कार्तिक आरुषि से कहता है, आरुषि, ये सब क्या है? तुम इतना सारा तेल वाला नॉनवेज खा रही थी, इससे तुम्हारा डाइजेशन बिल्कुल खराब हो गया है। क्यों खाया तुमने बाहर का इतना सब? और तुम तो वेजिटेरियन थी ना? हाँ बहू, ये सब क्या है? मुझे बता कुछ। माफ कर दीजिए आप सब मुझे, मैंने आपसे छुपाया। दरअसल मैं पहले वेजिटेरियन ही थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मटन चिकन खिला दिया था, जिससे मुझे आदत पड़ गई और ना खाने की वजह से बहुत क्रेविंग सी होने लगी, तो रोज रोज रात को छुपकर खाया करती थी। ऐसे ही था बहू तो हमें बता देती, हम तेरे लिए मंगवा देते, लेकिन हम तो खाएंगे नहीं। नहीं नहीं माँ जी, पापा जी, मुझे अपना सबक मिल चुका है। मैं ये सब फिर कभी नहीं खाऊंगी। अब आराम करो, 1 हफ्ता लगेगा तुम्हें ठीक होने में। इस तरह आरुषि को चिकन मटन ज्यादा खाने का नतीजा मिल जाता है। 1 हफ्ते के भीतर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और हमेशा के लिए ये सब खाना छोड़ देती है।